हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रदेश। आज हम सीटा 2028 के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको आखिर में मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों की भी मदद करिए। थैंक यू सो मच। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? अपनाई गई की डेट्स और लागू कब की गई, ये दो अलग अलग तारीखें होती हैं। और अत्यधिक बच्चे ऐसा करते हैं कि वो गलत ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपनाया गया और लागू एक ही डेट्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। अगर बात आती है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो आप 1950 26 जनवरी 1950 लगाओगे। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई, तो यहाँ पे आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका सही आंसर है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनको भारत का स्मारक भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं आता, लेकिन उनके बाकी उपनाम लिखे गए हैं, तो आप उनके उपनाम को टिक लगाओगे। फिर आपके आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखिए। देखिए बच्चों, मैं तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, और जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जो ये किताबों को पढ़ना शुरू करो। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व करने पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप सिर्फ सही आंसर्स को ना देखो, आप उसके बाकी ऑप्शंस को भी देखो, ताकि ऑप्शन से क्या होता है कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सको। और मैंने यहाँ पे आंसर्स के साथ उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी सॉल्व किया है, उन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर किया है, उसकी विशेषताएं लिखी हैं, उसकी डेफिनेशंस लिखी हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आपको यहाँ वहाँ कहीं जाना ना पड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए। ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला कोई क्वेश्चन आता है कि पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रेडियो वाइब्स होती हैं वो संरचना में मदद करती हैं। तो वो जो रेडियो वाइब्स होती हैं वो वायुमंडल के कौन संरचना तक पहुँचती हैं और कहाँ कहाँ पे आपको लास्ट मिलती हैं। तो इसका सही आंसर है बाह्य वायुमंडल। हम यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ के ऊपर कितनी कितनी आपकी लेयर्स होती हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, वो कितने किलोमीटर्स दूर हैं, प्लस उनको क्या क्या कहा जाता है। तो आप देख सकते हो, आपका पहला आता है, आपका पहले आपका अर्थ आता है, फिर आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर इनोस्फेयर, स्नोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अगर हिंदी में बात की जाए तो पहले आपका आता है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयात मंडल और बाह्य मंडल सबसे आखिरी होता है। और जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं वो आखिरी में कहाँ तक परिवर्तित होती हैं, वो आपके बाह्य वायुमंडल तक जाती हैं। ये तो बात हो गई अर्थ के ऊपर की। अब हम बात करते हैं अंत, जो आपका पृथ्वी के अंत की जो परतें हैं। तो आपको यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे और गैर प्राकृतिक रिसोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके आंतरिक संरचनाओं की, तो जो आपकी जो पृथ्वी है उसके अंदर आपको चार लेयर्स दिखेंगी। जो पहला आपका सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो आपके जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, वो आपका होता है भूपर्पति, से हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं क्रस्ट। इसके बाद आपका आता है मेटल, फिर आपका आता है आउटर कोर, फिर आपका आता है इनर कोर। इन सब की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। ये अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग धातुएं मिल जाएंगी, जैसे कि क्रस्ट में अगर हम देखें तो क्रस्ट में आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों का मिलाप आपको मिलेगा यहाँ पे। ये पृथ्वी की बाहरी परत होती है। और अगर महासागर की मोटाई देखी जाए, अगर महासागर की पहले परत की बात करते हैं तो उसकी मोटाई कम होती है, और महाद्वीप की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है। इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और अगर इसकी डाइवर्सिटी ऐसे सॉरी अगर इसकी घनत्व की बात की जाए तो वो 2.75 से 2.90 ये अराउंड होती है। ऐसे ही आप मेटल का देख सकते हो। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका इसमें सिलिमा इसे सीमा भी कहते हैं, सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम का आपका मेल होता है। और उसके बाद आपका आएगा कोर, जिसमें आउटर और इनर दोनों आता है। आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। फिर आपका आता है सन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके कई, कि सूर्य ग्रहण ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, अगर पृथ्वी ऐस इस सराउंडिंग में है और मून इधर है, उसके दाएं ओर है, तो फिर क्या चीज़ होगी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा।
फिर 16 क्वेश्चन में ये चीज़ तो पक्का आती है आपकी, ये 16 क्वेश्चन। और मैं समझ जाइए कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेबली होते ही है, मतलब रिपीट होते ही हैं कई बार। जैसे कि आपका 16 क्वेश्चन भी है, ये कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई नदी है, नदी का कोई पानी पानी अगर मुड़ जाता है और किसी एरिया तक पहुंच जाता है और वो छोटी सी नदी बन जाता है, तो इस शेप को क्या कहते हैं? ये जो सांप की आपको शेप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं विसर्प हिंदी में, और वैसे इंग्लिश में कहते हैं मेंडर्स। और जो आप इसको देख रहे हो, जो आउटर पार्ट जो उसको टूट के निकल चुका है, उसको हम कहते हैं चाप झील हिंदी में, और ऑक्सबो लेक इन इंग्लिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी की कितनी शाखाएं होती हैं, उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो उसकी 4 ब्रांचेस होती हैं जो इस तरीके से रिलेटेड होती हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला आपका होता है जनसांख्यिकी, फिर आपका होता है जैव भूगोल, फिर नागरिक भूगोल, फिर मानव भूगोल। इनकी क्या विशेषताएं होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको लिख के दे रखा है, देख सकते हैं आप। देन फिर आपका आता है 18 क्वेश्चन, आपका आता है कि देशांतर रेखा क्या होती हैं, विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, कौन सी कंट्री से होकर गुजरती हैं, कहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, कहाँ का गर्म होता है, कौन कौन से एरियाज़ वहाँ पे आते हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपका आता है कि कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ये कई बार ना क्वेश्चंस ऐसे घूम के हमसे पूछ लेता है ना कि हमें समझ में तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ना पढ़ने की वजह से ना हम गलत ऑप्शन टिक लगा देते हैं, या फिर हम टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका आता है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके तालाब या मछली को जहाँ हम पालते हैं, उनकी संख्याओं को बढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिसीकल्चर। और ऐसे अगर हम कल्चर्स की बात करते हैं तो कल्चर्स 5 टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है एग्रीकल्चर, जो आप बहुत अच्छे से आपको पता है एग्रीकल्चर में क्या ही होता है। फार्मिंग से रिलेटेड होती है। उसके बाद आपका आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर की बात करें तो इसमें हम मछलियों की बात करते हैं, मछलियों के प्रजनन की बात करते हैं, मछलियों को पालने की बात करते हैं। विटीकल्चर में आपका आता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रैप्स। इसमें हम आप अंगूरों की बात करते हैं, अंगूरों की खेती की बात करते हैं। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जिसमें आप ग्रोइंग की बात करते हो, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, और उनके कमर्शियल यूजेस की, उनको बेचना, उनको उगाना किस तरीके से, ये सब आपको हॉर्टिकल्चर में आता है। और सेरीकल्चर की बात की जाए तो इसमें आपका सिल्क वॉर्म आता है, जिसको पाल कर हम क्या करते हैं, उससे इनकम कमाते हैं। सिल्क वॉर्म आप सबको पता है कि आज अगर विंटर्स में हम देखें तो सिल्क वॉर्म से क्या होता है, हम ऊन निकालते हैं, उससे कपड़े बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर अब आपका क्वेश्चन आता है कि स्थल का एक संग्रह भाग, नैरो भाग, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहेंगे स्थल संधि। मतलब कि जो आपका दो दो जो आपके लैंड्स होंगे, बहुत बहुत ही बारीकी से अगर वो जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्थल संधि। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बे एंड गल्फ क्या किस टाइप का होता है, क्या मैंने तो थोड़ी सी पिक्चर से भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। देखिए, अगर हम बे एंड गल्फ की बात करते हैं तो उसकी संरचना ऐसी होती है कि बीच में पानी, जो आपका बीच में पानी वाला एरिया होता है, और जो उसके दो कॉर्नर्स होते हैं वो आपस में अटैच नहीं होते, लेकिन अटैच जैसे मूव में होते हैं। बी आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि इसमें पानी का बहुत पतला भाग दो ज़मीनों को अलग कर रहा होता है। सी में आप देखोगे कि जो दो बड़े बड़े भाग होते हैं स्थल के, पानी की जो एक बहुत बड़ा एरिया है उसके बीच में स्थल का बहुत छोटा सा हिस्सा उसको जोड़ रहा होता है। इसका एक एग्जांपल आप श्रीलंका और भारत के जुड़ाव को भी देख सकते हो, कि बहुत ही पतली एक जल संधि के द्वारा वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस लैंड आपको पता ही क्या होता है कि एक के बीच में एक लैंड होता है जिसके आसपास बहुत सा पानी होता है। पेनिसुला आपको पता ही है। देखिए, पेनिसुला क्या होता है, यहाँ एक तरफ से बड़े भूभाग से मिलता है और दूसरी तरफ से जमीन पानी में घिरा हुआ होता है। मतलब कि ये ज़मीन का वो भाग होता है जो एक तरफ से बहुत बड़े लैंड से जुड़ा हुआ होता है, और जिसका दूसरा भूभाग होता है वो पानी से जुड़ा हुआ होता है। मतलब दोनों ही टाइप से ये बहुत जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन इसमें भी पक्का पूछते हैं आपका कि महाद्वीप कितने होते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। और कभी कभी तो ये सब लाइन से आ जाते हैं और पूछते हैं कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा लगा के पूछ लेता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के पूछ लेता है।
तो वो आप देख सकते हो। फिर आप महासागर की बात करो तो 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर होता है वो आपका प्रशांत महासागर है। उसके बाद आपका आता है अटलांटिका महासागर आता है, जो एस की शेप का होता है। इसमें मैंने इसकी मैंने यहाँ पे इसकी स्पेशलिटीज़ भी लिख रखी हैं, जो आप देख सकते हो और समझ सकते हैं। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो वो ओ की आकृति बनाता है। अटलांटिका की बात करते हैं तो वो एस की आकृति बनाता है। हिंद महासागर का एम की आकृति बनाता है। और दक्षिण महासागर को ज़्यादा लिखा नहीं है, पर दक्षिण महासागर में कुछ ना कुछ तो है ही। उसके बाद है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी आप देख सकते हो। इसको ना 2021 में इसको ऐड किया गया है। यहाँ का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। और अगर पानी की गहराई की बात की जाए तो वो पानी बहुत कम लेवल पे गहरा है यहाँ पे। फिर आपका आता है अपर प्राइमरी स्टेजेस में कितने एजेस के बच्चे होते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिर आपका आता है, आप ये भी देख सकते हो। देन स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह है। हाँ, एक क्वेश्चन तो आपका ये भी आएगा कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई न्यूज़ या कुछ भी आ रहा है, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, तो वो कौन से सोर्सेज में से आएगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा एक बार और। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अजंता गुफा से का आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि जहाँ वहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पे जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो कलर्स किससे बनाए गए हैं, उस टाइम पे कौन से मतलब रंगों को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था। देन मानव इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला काल कौन सा है, तो पूरा पाषाण काल आप सबको पता ही है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं और ऐसे हिस्ट्री स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपको जो पहला चैप्टर होता है उसी में आपको क्लियर किया जाता है कि न्यूलिथिक पीरियड कितना बड़ा होता है, मेसोलिथिक पीरियड कितना बड़ा है, पैलेolithic कितना बड़ा पीरियड है और सबसे पहला कौन सा आता है, हम सबको पता ही है। उसके बाद आता है आपका, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो क्योंकि अब आपके पास ना टाइम है नहीं कि आप बुक्स रीड करने जाओ या फिर कैसे भी। तो जहाँ तक हो सकता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, उनके ऑप्शंस को देखो, टॉपिक समझो कि कौन सा टॉपिक रिपीटिव हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये देख सकते हैं आप, कुछ राजाओं के बारे में मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है मैंने कि अजातशत्रु कौन थे, किसके बाद वो कहाँ के राजा थे, क्या नहीं थे, महावीर कौन थे, बिम्बिसार। एक आपका ये क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे, तो संघ थे, बुद्ध थे, धम्म था। देन अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसाधनीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, 84 हैं, बताइए आपको। उसके बाद समानता का अधिकार, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण कौन से, जो आपको पता ही है कि छुआछूत को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उसका जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी है हमारा, समानता का अधिकार। इसके हिसाब से क्या हो सकता है कि आप किसी भी इंसान को अब अस्पृश्य या फिर मतलब कि छुआछूत या फिर ऐसा नहीं, वो अनटचेबल नहीं मान सकते। फिर आपका ये आता है कि भारत के संविधान अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ मौलिक अधिकार भी आप याद करके जाइएगा और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार जो है अकॉर्डिंग टू 44 वे संसाधन के हिसाब से इसको रिमूव कर दिया गया। पहले ये था लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। देन कुछ आपके ये क्वेश्चंस हैं कि किसकी, हाँ, कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल नियुक्त करता है जो गवर्नर होता है। और गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, एमपीज करते हैं, पार्टीज के जो होते हैं। देन आपका ये सब है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि बुनकर सहकारी संस्थाओं का वीवर्स कॉरपोरेशन जो है, कॉर्पोरेटिव सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, इसको लेकर एक्ट क्या क्या बने पड़े हैं। 1912 में एक एक्ट बनाया गया था इसको, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फीचर्स देख सकते हो आप इसके। देन इसकी सर्विसेज क्या होती हैं। उसके बाद मतलब ऑल ओवर ये देखिए आप, ऐसा नहीं कि आप इसमें अगर आप ना कुछ देखें, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। अगर आप उतना भी कर लेते हो ना तो बहुत आराम से आपके नंबर 30 से ज़्यादा आ जाएंगे। 30+ मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। बस समटाइम्स क्या होता है ना कि हम ना, हमें लगता है ना कि नहीं यार हमें बुक्स रीड करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम ना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास जितना भी है आप उतने को पढ़ो, उतने को समझो, और यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, उसके ऑप्शंस देखो, उसके टॉपिक्स देखो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी याद होती है, तो इसलिए ज़रूरी है। बाकी आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी बात समझ में आई हो कि मैंने जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू सो मच।